हेलो हाय, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और हमने एक सिलसिला चालू किया है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट अपना किस तरह से अपना योगदान देते हैं और फिल्म को बनाने में अपना योगदान देकर फिल्म को कंप्लीट करते हैं। सो इसी सिलसिले में जैसे हमने बात की थी स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और हमने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, सो एक्टर्स के बारे में बात की थी। सो आज हम बात करने वाले हैं डीओपी। डीओपी मीन्स डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। सो डीओपी के बारे में बात करने से पहले आपने अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर पुराने हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको कुछ नया सीखना है, नया जानना है तो और कुछ हमें सुधार करना है तो उसके बारे में आप अपना सजेशन ज़रूर दें। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डीओपी। सो सबसे पहले डीओपी के बारे में बताता हूँ कि डीओपी का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो अपने आप में डायरेक्टर होता है। सेट पर 3-4 तरह के डायरेक्टर होते हैं। मेन डायरेक्टर होता है जिसकी कमांड होती है पूरे इस पे, लेकिन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो होता है, जो डीओपी होता है, वो भी एक तरह का, उसको भी पूरा हक होता है कि वो पूरी फिल्म को अपनी नज़र से देखे और अपना विजन को डायरेक्टर के साथ बैठ करके डिस्कस करे। और जब सेट पर एक्शन होता है, जब सीन लिया जाता है तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी डीओपी ही डिसाइड करता है कि क्या फ्रेम होनी है, कितना एमएम का लेंस लगेगा, क्या मतलब क्या मैग्निफिकेशन होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या फोकस आउट फोकस का सीन होगा। एक फोकस पुलर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सो हम डिस्कस करते हैं डीओपी के बारे में। सबसे पहले डीओपी की टीम में कितने लोग होते हैं। डीओपी की टीम में डीओपी प्लस गैफर और फोकस पुलर, ये बेसिक डीओपी की टीम में होते हैं। लेकिन आजकल डीओपी क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लोग भी रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट एसी मतलब फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन, ओके, सेकेंड फोकस पुलर और गैफर। उसके अलावा गैफर 2 से 3 रखते हैं लोग। और सो हम बात कर रहे थे कि डीओपी, असिस्टेंट डीओपी, फोकस पुलर और गैफर, तो 3-4 लोगों की उनकी टीम होती है और वही टीम जो होती है वो पूरी फिल्म में उनके साथ होती है। और मोस्ट ऑफ डीओपीज क्या करते हैं कि जो अपनी टीम होती है उसको रेगुलर सालों साल अपने साथ लेकर के चलते हैं, बिकॉज उनके साथ उनकी ट्यूनिंग होती है। दे नोज की डीओपी, जैसे गैफर को पता होता है कि डीओपी को का लाइटिंग सेंस क्या है, वो किस तरह की लाइट को पसंद करता है। अगर डीओपी सेट पे लेट पहुंचा है या फिर डीओपी लेट आ रहा है और प्री लाइटिंग होनी है तो गैफर और उनका फर्स्ट एसी जाकर के लाइटिंग सेटअप करते हैं। उनको डीओपी का टेस्ट पता होता है, उनको डीओपी का वर्क स्टाइल पता होता है, उनको डीओपी का एटीट्यूड पता होता है। तो बहुत डीओपी अपने अपने असिस्टेंट को लॉन्ग टर्म चलाते हैं और लॉन्ग टर्म वो साथ में रह करके काम करते हैं। और उसके अलावा डीओपी की टीम में होते हैं जो कैमरा अटेंडेंट होते हैं। जो कैमरा अटेंडेंट होते हैं वो एक्चुअली होते हैं कैमरा वेंडर की तरफ से, और प्रोडक्शन उनको हायर करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि डीओपी अपने किसी पर्टिकुलर वेंडर के साथ काम करता है, उनकी डिमांड होती है। जैसे हम लोग जैसे कि 4-5 वेंडर है इंडस्ट्री में, तो उनका डिमांड होता है कि जैसे कि मैं कमलेश के साथ काम करूँ या फिर मैं मीत के साथ काम करूँ। जैसे उनके फिक्स वेंडर होते हैं जिनके वेंडर के साथ वो काम करना चाहते हैं, उनके फिक्स कैमरा होते हैं जिनके साथ वो फ्रेंडली होते हैं, तो उनके अटेंडेंट भी फिक्स होते हैं। और डीओपी के उसके अलावा डीओपी जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं वो होता है डीओपी का लाइटिंग क्रू। लाइटिंग क्रू डीओपी बहुत डिपेंड होता है कि लाइटिंग क्रू के ऊपर, क्योंकि डीओपी को जो चाहिए, डीओपी को अगर ऊपर से शेड देना है और कहीं शेडो निकालना है, कुछ लाइट कट करनी है, तो बहुत बार अलग अलग लाइट बॉयज आने से, लाइट बॉय की टीम में आ जाने से वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो रेगुलर वेंडर के साथ काम करता है और रेगुलर उनको पता है कि ये डीओपी, ये लाइट वेंडर के और ये लाइट बॉयज मेरे लिए सही है, तो ये भी एक उनका पैटर्न होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जब बजट नहीं होता है या फिर इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो डीओपी फ्लेक्सिबल भी होते हैं जो अलग अलग टीम के साथ में काम करते हैं, अलग अलग टीम के साथ में। लेकिन वो इतने अच्छे, बहुत सारे डीओपी इस तरह से भी इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, किसी को भी अपने साथ मिला लेते हैं, वो लोग उनके साथ काम करने के लिए मरते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है वेंडर खुद बोलता है कि अच्छा ये डीओपी है, सुधांशु दास है, शंकर रमन है, राजीव रवि है, जो उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार है, वो आपके बजट में हम काम करेंगे। बिकॉज वो डीओपी बहुत ही उम्दा डीओपी है, बहुत ही सादगी भरे डीओपी है, बहुत ही क्रिएटिव डीओपी है और बहुत ही शांत स्वभाव की डीओपी ऑन सेट।
डिपेंड करता है डीओपी के मूड और डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो ये होता है डीओपी का बेसिक क्रू और डीओपी का वर्क स्टाइल। अब हम डीओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। डीओपी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टर के विजन को एज इट इज कैमरे पर लेकर के स्क्रीन पे लाना, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, जो डीओपी ने देखा है, जो डायरेक्टर सोचा है, उसको स्क्रीन पे लाना, ये डीओपी का काम होता है। आर्टिस्टिक आइज होना बहुत ज़रूरी है डीओपी बनने के लिए। और डीओपी बनने के लिए जो प्रोसेस है उसमें इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, FTII है, SRFTI है, और यहाँ पर लिसनिंग बोर्ड है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे डीओपी का कोर्स होता है और डीओपी वाले बनते हैं। लेकिन आप पढ़ के कितना भी आ जाओ, जब तक आप किसी बड़े डीओपी या फिर किसी रेगुलर काम करने वाले डीओपी के साथ में आप कुछ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तब तक थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होता तब तक थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे आपने 1-2 प्रोजेक्ट कर लिए तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से काम करना है। क्योंकि डीओपी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है अपग्रेडेड कैमराज। जैसे ओल्ड डीओपीज हैं, पुराने डीओपीज हैं, उनको 435, 535 रील वाले कैमरे पे काम करने की आदत थी। उनका वो मैगजीन चेंज करना, ठीक है, वो फोकस उस तरह से सेट करना, उस तरह से डिजिटल फोकस नहीं था उस समय। वो नापते थे मेजरमेंट करके, फिर वो लिख करके इस तरह से करते थे। उनको पहले के ज़माने में अभी भी ये फ़र्क है कि पहले जो डीओपीज होते थे उनको अभी नए कैमरा लाने पे उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, और जो नए डीओपीज है उनके लिए भी ये डिफिकल्टी कि एवरी 6 मंथ, विदिन 6 मंथ एक नया कैमरा लॉन्च होता है, नए फीचर के साथ में, नए फंक्शंस के साथ में, नई इंटेंसिटी के साथ में। तो डीओपी के लिए एक टास्क होता है कि मार्केट में बने रहने के लिए अपग्रेडेड रहना ज़रूरी है। तो डीओपी की लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है। और डीओपी के इस टास्क के साथ साथ में क्या होता है कि जो कंपनीज भी, जो नई कंपनी नहीं कह सकता, जो कंपनी नए कैमरा लॉन्च करती है, जैसे सोनी हो गई, एरी हो गया, तो ये कंपनीज क्या करते हैं, पुराने वर्जन में थोड़ी चीज़ें ऐड करते हैं और उसको अपग्रेड करते हैं। जैसे एग्जांपल 5D जब मार्केट में आया उससे पहले 7D आया था। 5D सेम थे, उसके बाद 5D Mark 2 आया, Mark 3 आया, Mark 4 आया, ठीक है। तो अपग्रेड होता गया, क्योंकि डिजिटल चीज़ें बढ़ गई, तो डिजिटल की वजह से उन्होंने चीज़ें बहुत सारी ऐड कर ली। 7D मार्केट में अब इतना नहीं बिकता है जितना 5D बिकता है। लेकिन ये छोटे कैमरे की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े कैमरे की बात कर रहा हूँ। एलेक्सा के बाद में एलेक्सा XT आया, एलेक्सा LF आया, एलेक्सा मिनी आया। सो इस तरह के अपग्रेडेड वर्जन्स कैमरेज के आते रहते हैं, जो डीओपी के लिए टास्क होता है। दूसरा डीओपी के लिए जो टास्क होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन में शूट करने का होता है। जैसे कि राजस्थान की गर्मी में शूट कर रहे हो, कश्मीर की बर्फ में शूट कर रहे हो, टेम्परेचर केस में शूट कर रहे हो। उस समय बहुत बार क्या होता है कि पहले हम लोग जब शूट करते थे तो क्या होता था कि कैमरा गर्म होता, हॉट पैक कूल पैक होते थे हमारे पास। कैमरा गर्म होता तो हम लोग कूल पैक लेके जाते थे, उसको उसके ऊपर रखते थे। गर्म होता था तो मतलब ठंडा होता था, हॉट पैक रखते थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। कैमरे के अंदर ही ऐसी इनबिल्ट सिस्टम्स है कि मतलब आप ऑन करो और 5 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लेता है और वो ऑन होता है, बिकॉज वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सब टास्क होता है। उस टास्क के बीच में क्या होता है, मैन पावर, जो डीओपी की मैन पावर है, सबसे बड़ा ज़्यादा काम मैन पावर का डीओपी का होता है सेट पर। क्योंकि 10 लाइट बॉयज है जो उनकी बात सुनते हैं, 4 कैमरा अटेंडेंट हैं, उनकी अपनी टीम है। उसके अलावा उनको एक्टर्स का भी देखना है, एक्टर्स में मतलब बैकग्राउंड भी एक्टर्स भी देखने हैं। अगर मेन कैरेक्टर के साथ साथ मतलब उनको फ्रेम भी देखनी है, उनको 100 तरह की चीज़ों को उनको एटलीस्ट कंसिडर करना पड़ता है जब वो एक शॉट लेते हैं, एक सीन लेते हैं। तो डीओपी की टास्क बहुत है, लेकिन डीओपी की रिस्पेक्ट बहुत है। डीओपी जब सेट पर है तो स्पेशली मतलब हर एक सेट पर होता है, लेकिन स्पेशली मैं अपने सेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे सेट पे जब डीओपी सेट पे होते हैं तो मतलब डीओपी इज़ लाइक डायरेक्टर, ओके। तो उतनी ही रिस्पेक्ट डीओपी की होती है जितनी डायरेक्टर की होती है। तो डीओपी के लिए अगर बोला कि साइलेंस, कट, बात नहीं करेगा कोई, दैट मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी नो मूवमेंट, ओके, फोन ऑफ, ये सारे प्रिकॉशन जो है वो डीओपी के कहने पे लिए जाते हैं। डीओपी जो डिसाइड करता है सेट पर वो वही फाइनल होता है। और फ्रेम डीओपी बताता है, जैसे हम प्रोडक्शन वालों को डीओपी बहुत बार डीओपी कहते हैं कि मतलब मुझे ये फ्रेम चाहिए,
180 डिग्री, भले हमारे इसमें वैनिटीज खड़ी है, हमारा जनरेटर खड़ा है, हमारे लाइट के टेम्पो अनलोड हो रखे हैं, लेकिन अगर डीओपी ने कहा कि 180 डिग्री में ये मेरा फील्ड है, तो हमें विदिन 10 मिनट और विदिन व्हाटएवर मिनिमम टाइम होता है उसके अंदर हमको पूरा पूरा वर्कआउट करना होता है। लेकिन ये डीओपी अपने अपने लिए नहीं बोलता, ये डीओपी फिल्म के कंटेंट के लिए बोलता है कि मतलब ये चाहिए करके। सो या मैंने बहुत सारे डीओपीज के साथ काम किया है, अलग अलग फिल्मों में अलग डीओपी, डिजिटल्स के लिए अलग डीओपी। सो डीओपी का क्या होता है कि जब फिल्म के डीओपीज होते हैं, जो फिल्म करते हैं, जो बड़े डीओपीज हैं, जैसे मैंने नाम बताया कि शंकर रमन, राजीव रवि साहब, सुभ्रांशु दास जिनके साथ मैंने फिल्मिस्तान की है, शंकर रमन साहब के साथ मैंने फ्रोजन फिल्म की थी। तो इन डीओपीज का अपना सिचुएशन के हिसाब से वो लाइट का ऑर्डर देते हैं। और मैंने जब डिजिटल कर रहा था तो मैंने डिजिटल में जैसे साहिल का एक डीओपी है, ओके, साहिल अहमद, अख्तर। सो ये डिजिटल के डीओपीज है जिनके साथ जब मैंने काम करा था तो उनके हर की अपनी अपनी क्रिएटिविटी। सेम लाइट, जब मैं लाइट की कोई एक शो हम लोग कर रहे थे, स्टार विद अपार शक्ति खुराना के साथ में, सो ही इज माइंड ब्लोइंग एक्टर। तो अपार शक्ति खुराना के साथ जब हम लोग ये एक शो कर रहे थे, उसमें हम लोग एक लाइट का पैटर्न फिक्स किया था। पैटर्न मीन्स लाइट का एक कोटा फिक्स किया था, इसी लाइट के यही लाइट आई, बिकॉज देयर वाज अ लिमिटेड बजट। सो एक डीओपी जब आए तो उन्होंने उस लाइट में 4 लाइट ऐड की और उन्होंने उस सेट को माइंड ब्लोइंग बनाया। फिर किसी कारण से डीओपी चेंज हुए, दूसरे डीओपी उन्होंने 2 लाइट ऐड की और उन्होंने उसको और माइंड ब्लोइंग बनाया। कुछ टाइम बाद डीओपी और चेंज होते गए और बाद में कुछ डीओपीज आए जिन्होंने लाइट कम की। जब लाइट कम की और जो क्वालिटी थी वो एज इट इज रखी, मतलब क्वालिटी बिना क्वालिटी को डाउन किए, लाइट भी कम हुई, बजट भी कंट्रोल हुआ और प्रोडक्ट भी एज इट इज निकल रहा है जैसा कि चैनल को, क्लाइंट को चाहिए था। सो ये बहुत कम डीओपीज में होता है कि वो लाइट, कम लाइट को अच्छे से यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे। मैंने एक फिल्म की थी जिसमें डीओपी थे सुबैया कुत्तपा। सुबैया जी जो हैं वो विनोद प्रधान साहब के असिस्टेंट रह चुके हैं। तो उनका लाइटिंग करने का सेंस अलग है, मतलब वो अगर रोस्टर में कहीं और लाइट लगाएंगे और वो कहीं बाउंस करेंगे, उसका शेडो कहीं से होगा, देन लाइक ये मुझे एक एक्टर ने बताया, देख ये यहाँ से लाइट इस है, यहाँ पर जो आँख के पास जो शेडो आ रहा है वो शेडो उस रोस्टर पे जो 15-50 फीट के हाइट पे लाइट डली है उसके हिसाब से उसने क्रिएट किया। तो यू नो वो लोग उस तरह से लाइटिंग करते हैं। सुनीता राडिया ने उन्होंने एक फिल्म की थी जल। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन जल की बात करें, जल वॉज द, उसमें उन्होंने लो लाइट में, कम लाइट में और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। तो मैं उसका पोस्ट में उसका पार्ट था। सो और उसके बाद सुनीता जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमने एक म्यूजिक वीडियो साथ में किया जिसमें उन्होंने एक कोने में फ्रेम लगवाई और उन्होंने बहुत अच्छे से निकाल के लिया। उन्होंने वो जो आप वंदे मातरम म्यूजिक वीडियो सुनेंगे जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट के सिंगर्स थे और उन्होंने उसको पिक्चराइज किया था। हमने 3 दिन या 4 दिन को शूट किया था मडाईलैंड, चांदेली स्टूडियोज़ और इस तरह से 3-4 जगह पे अलग अलग लोकेशन पे हमने शूट किया था। और हमने वो जो शूट किया, वो जो डीओपी की जो क्रिएटिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो उनके पास क्या सोर्सेज हैं, अवेलेबल सोर्सेज में क्या कर सकते हैं। सो बड़े बजट में क्या होता है कि डीओपी ने रिक्वायरमेंट दी कि मुझे 3 ट्रक लाइट चाहिए, तो लाइट अपना 4 ट्रक भेज देगा, बिकॉज 1 ट्रक डीओपी की कॉम्प्लीमेंट्री की सबसे दे देगा। लेकिन लो बजट में क्या होता है कि लो बजट में डीओपी डिसाइड करे उससे पहले हम बोलते हैं लाइन प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो उनको बताते हैं कि सर ये है बजट, हमारे पास पर डे 5,000, 10,000, 20,000 जो भी ये लाइट का बजट है, इसके अंदर क्या बेस्ट लाइट हो सकती है। कुछ डीओपीज बोलते हैं कि ये फिल्म नहीं हो पाएगा, कुछ डीओपीज बोलते हैं कि चल ठीक है इसमें कुछ करते हैं। जैसे अभी हमने एक फिल्म की थी होली काऊ, जिसमें डीओपी साहब ने पहले बोला मुझे इस तरह की लाइटें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा काम जाना चाहिए। लेकिन जब उनको एक्चुअल पता लगा कि रियली बजट का थोड़ा मारामारी है, तो फिर उन्होंने अपने एंड से 3 लाइटें कम की। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना मैन पावर, स्पेशल जो उनके वर्कर्स थे जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट था, उनको उन्होंने मुंबई से बुलाया। उन्होंने बोला कि एक काम करो, 2 फाइके वापस मुंबई भेज दो, ठीक है, एक फलानी लाइट भेज दो। तो 3-4 लाइटें भेज करके अगर वो 7,000 रुपये कम होता है तो मेरे 3 लड़कों को बुलाओ जिनका 5,000 कॉस्ट है। तो कम लाइट में अच्छा मैन पावर उनको वो लाइट
एक्टिंग करके दिया जो उनको चाहिए था। सो एंड ऑफ द डे डायरेक्टर खुश, डीओपी खुश, प्रोडक्शन ऑब्वियसली खुश, बिकॉज उनका लाइट भी पैक हुआ और दूसरे लाइट बल्ब भी आए और लाइट बजट 1000-2000 ही सही लेकिन बजट बचा। तो इन शॉर्ट डीओपीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, डीओपीज की रिस्पेक्ट बहुत होती है, डीओपीज के लिए टास्क बहुत होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बन के आता है तो जब डीओपी कलर ग्रेडिंग और पोस्ट पे जब डीओपी देखता है तो डीओपी को एक्चुअल फील पता लगती है और एक्चुअल डीओपी फील करता है कि मतलब ये जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है वो प्रोडक्ट वास्तव में उन्हीं को बिलोंग करता है। सो और ऑब्वियसली जब अवार्ड बढ़ते हैं तो मतलब बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैंने जो फिल्में की हैं अब तक उसमें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है शंकर रमन साहब को फ्रोजन के लिए। सो मुझे पता है कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं, किस लेवल पे काम करते हैं। और डीओपी कभी अपने एटीट्यूड को छोड़ दो तो डीओपी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने काम को लेकर। जैसे मैं फ्रोजन की बात कर रहा हूँ, फ्रोजन में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो -20-25 डिग्री टेम्परेचर होता था, -30 डिग्री होता था रात का टेम्परेचर। उसमें शंकर रमन साहब आंखों पे चश्मा लगा करके, ये करके, मफलर लगा करके, ये वो करके बैठे हैं, ठीक है। फर्स्ट डे मतलब मैं जब सेट पे गया, मेरी पहली इंडिपेंडेंट अच्छी बड़ी फिल्म थी जिसमें मैं कैशियर था। तो मैं जब सेट पे गया तो मैंने देखा ये कैमरा मैन है, ये वो है, पता चला। लेकिन नेक्स्ट डे जब शूट थी, नेक्स्ट डे जब शूट पे पहुंचा तो जो कैमरामैन पहले ग्लव पहन करके डर के ये पड़ रहा, वो बंदा जोश में सिर्फ एक जैकेट पहन करके एक इतनी सी, मुझे अच्छे से याद है, इतनी सी वैसलीन की डब्बी उनके पास हुआ करती ताकि लिप्स पे लगाने के लिए, दैट्स इट। और शंकर रमन साहब कैमरे पे, क्रेन पर, इधर उधर फुल जोश में वो काम कर रहे थे। -7 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हुआ करता था वहाँ पर, मुझे -7 -10 नॉर्मल टेम्परेचर था जिसमें हम जनवरी-फरवरी शूट कर रहे थे। तो वो डीओपी का एक अपना जुनून होता है कि प्रोडक्ट करना है। और एंड ऑफ द डे जब फिल्म बनी तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड उनको मिला ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो उनका नाम हुआ, जो फेमस हुए, दैट इज सेपरेट। सेम मैं दूसरा किस्सा सुनाऊंगा, प्रियांशु, मैं दूसरा किस्सा सुनाऊंगा सुब्रांशु सिंह, सॉरी, सुब्रांशु जी जो हैं, चिंटूदा कहते हैं उनको। उनके साथ मैंने फिल्म की थी फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान में जो था वो 45 डिग्री टेम्परेचर था, दिन का शूट था, एक्सट्रीम लोकेशन था। वहाँ पे छाँव के नाम पर सिर्फ एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पे भी क्या था कि उस पेड़ के नीचे भी जानवर आके बैठे थे, ऊँट, भेड़े, भैंसे। अब हम कहाँ जाए, हम उनको भगा के नहीं बैठ सकते, ठीक है, लेकिन हम उन जानवरों को बिठा देते थे और हम लोग तो साइड में, चलो ठीक है, कहीं स्कीमर लगा कर बैठ गए। लेकिन सुब्रांशु दास की हम बात करें डीओपी की, जो उन्होंने जो उस प्रोजेक्ट में, उस फिल्म में कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो उन्होंने टास्क लिया। सो वो जब डे 1 के उनको मुंबई में देखा था, लाइक अच्छे क्लीन बंदा, एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट इज लाइक फुल डार्क, जल गए, स्किन जल गई है बंदे की। क्यों? क्योंकि मतलब वो बंदा फुल प्लेजेंट अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहा था। उन्होंने अपना ध्यान रखने की बजाय उन्होंने अपने कैमरा का ध्यान रखा कि मतलब कैमरा 35 mm भी शूट कर रहे थे हम लोग, पेनाविजन था, रील का कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक था, सब कुछ फ्रेम सही होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर की पहली फिल्म थी और एक्टर भी पहली बार कर रहे थे, इंडिपेंडेंट फिल्म। पूरी क्रू, इनफैक्ट पूरा क्रू जो था वो मतलब उनका इंडिपेंडेंट पहला फिल्म था। जैसे मैंने पहले उनकी ईपी और क्रू के बारे में पहले बात की है मैंने, जैसे उमेश पवार और नितिन कक्कर और रोहन बराटे। तो वो जो जुनून था डीओपी के अंदर, वो स्क्रीन पे दिखा। जब स्क्रीन पे वो दिखा तो उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, फिल्म क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई। जो फिल्म हमने मिनिमम बजट में बनाई थी उसको सलमान खान साहब ने प्रेजेंट की, बच्चन साहब ने उसकी तारीफ की और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी फिल्म की तारीफ की है। तो तारीफ तब होती है जब डीओपी भी उतना ही एफर्ट लगाए जितना डायरेक्टर लगाता है और बाकी टीम लगाती है। सो इन शॉर्ट, डीओपी की जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है सेट पर। वो एक रिस्पेक्टिव पर्सन होता है सेट पर, उनके बिना फिल्म इम्पॉसिबल होती है। और डीओपी ही एक ऐसा इंसान होता है सेट पर जिसके अंदर अपनी टीम में मिनिमम 15 से 20 लोग उस अकेले डीओपी के अंडर में आते हैं, उनके डिपार्टमेंट में आते हैं, जैसे लाइट मैन, कैमरा अटेंडेंट और उनकी टीम।
तो ये डीओपी के अंडर में आते हैं। सो या गाइस, आज के लिए डीओपी के लिए इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे किसी और टेक्नीशियंस के बारे में। तब तक के लिए बाय, सी यू। अपना और अपनों का ख्याल रखें और स्वयं को गोस्वामी देखते रहें। जय हिंद।